गाइस, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। जैसे हमने बताया, प्लाज्मा में 6 टू 8 ग्राम, 6.4 टू 8.3 ग्राम परसेंटेज या ग्राम पर 100 ml हमारे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। मेजर प्लाज्मा प्रोटीन से हमारे एक तो एल्ब्यूमिन, दूसरा है सीरम ग्लोबुलिन जिसमें अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन होते हैं। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है उसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बताया 6.4 टू 8.3 ग्राम परसेंटेज, ये ग्राम में होता है, ग्राम पर 100 ml, जिसमें आएगा हमारा मेनली 60%, मतलब 4.7 ग्राम परसेंटेज एल्ब्यूमिन रहेगा, 2.3 ग्राम परसेंटेज रहेगा ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन रहेगा 0.3 ग्राम परसेंटेज। और ये एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का जो रेशियो है 1.7:1 या 2:1 बता सकते हैं इसको, ठीक है। और ये जो रेशियो है ना, जब लीवर डिजीज़ होती है तो हमारा एल्ब्यूमिन कम हो जाता है और ग्लोबुलिन बढ़ जाता है, तो ये रेशियो चेंज हो जाता है। नॉर्मली ये रेशियो 2:1 रहेगा। अब बात करेंगे ये प्लाज्मा प्रोटीन्स को हम कैसे सेपरेट करेंगे। सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन है, ठीक है। तो सबसे पहला एक मेथड था जिसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड। ये मेथड जो है वो हॉवेल ने डिस्क्राइब किया था 1922 में। इसमें क्या करते कि 23% सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन से ग्लोबुलिन को प्रेसिपिटेट करेंगे, ठीक है। और जो फाइब्रिनोजन है वो क्लॉट के साथ रिमूव हो जाएगा और बाकी जो बचा है वो है एल्ब्यूमिन, ठीक है। और दूसरी एक मेथड है जिसमें एमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, जिसमें फुल सेचुरेशन होगा तो एल्ब्यूमिन प्रेसिपिटेट होगा, ग्लोबुलिन होगा हाफ सेचुरेशन से और यू ग्लोबुलिन 1/3 और फाइब्रिनोजन होगा 1/5 सेचुरेशन से। तो एक मेथड हो गई हमारी प्रेसिपिटेशन मेथड, जिससे हम प्लाज्मा प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो है, जो कॉमनली यूज्ड होता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या, जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है और ये जो है वो मोबाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। मतलब कि अगर हम एक साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव रखेंगे तो ये जो अल्फ़ा ग्लोबुलिन, बीटा, गामा ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ये सब की जो मोबिलिटी होती है, मूवमेंट, उसके हिसाब से ये प्लाज्मा प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। और इसमें पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस या टीसेलियस एपरेटस या सेल्यूलो स्ट्रिप इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये अलग अलग मीडिया है जो यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें एल्ब्यूमिन जो है वो सेपरेट होगा। एल्ब्यूमिन मिलेगा हमें 55%, अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन है वो 5%, अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन 9%, बीटा ग्लोबुलिन 13%, गामा ग्लोबुलिन 11% और फाइब्रिनोजन। अभी इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, अगर कोई डिजीज़ है तो इसमें ये प्लाज्मा प्रोटीन के कंसंट्रेशन चेंज हो जाते हैं, तो ये हम डायग्नोसिस करेंगे। दूसरा, कभी कभी हमें एबनॉर्मल प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं वो भी पता चलेगा। और तीसरा, नॉर्मल प्रोटीन है या एब्सेंट है ये भी इससे पता चलेगा। तो ये हो गई हमारी दूसरी मेथड जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बाद आ रहा है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस से थोड़ा सा आगे, जिसे कहते हैं कॉन्स फ्रैक्शनेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कॉन्स फ्रैक्शनेशन मेथड में ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसको अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर वेरिंग कंसनट्रेशन ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये लो टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं, जबकि जहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन के अलग अलग फ्रैक्शन सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग फ्रैक्शंस आपको मिलेंगे, जिसमें फ्रैक्शन 1 होगा, इसमें फाइब्रिनोजन होगा, 2 में रहेगा गामा ग्लोबुलिन, 3 में रहेगा अल्फ़ा बीटा ग्लोबुलिन, 4 में भी अल्फ़ा बीटा ग्लोबुलिन और 5 में एल्ब्यूमिन। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट मेथड, कॉन्स फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड, ठीक है। इसके बाद आएगा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड। इसमें सेंट्रीफ्यूज करना है, मतलब कि उसको रोटेट करना है, तो जिससे हमें अलग अलग प्लाज्मा प्रोटीन सेपरेट होंगे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट कि इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस तो करते ही है, इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, पर इसमें एंटीजेनिसिटी भी यूज़ करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन सेपरेट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एंटीजेनिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज। और ये जो है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, मतलब हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है, और ये ज़्यादा स्पेसिफिक मेथड है जो कॉमनली यूज़ होता है। तो ये हमारे अलग अलग मेथड हो गए
प्लाज्मा प्रोटीन को सेपरेट करने के। फिर से एक बार रिपीट कर रहे कौन कौन से मेथड हमने डिस्कस किया। प्रेसिपिटेशन मेथड, देन इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन हमारा कोन्स फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड, फिर आ रहा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड एंड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। ठीक है, अभी प्लाज्मा प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़। प्लाज्मा प्रोटीन में मॉलिक्यूलर वेट तो हर एक प्लाज्मा प्रोटीन का अलग अलग होता है। एल्ब्यूमिन का सबसे कम है 69,000, ग्लोबुलिन का मॉलिक्यूलर वेट है 1,56,000 और सबसे बड़ा वाला है फाइब्रिनोजन 4 लाख मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा है ऑनकोटिक प्रेशर, जिसे कहते हैं कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी। मैं बताती हूँ अभी कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ये वीडियो में आगे। ठीक है, और ये जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होता है और ये होगा नॉर्मल 25 to 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर कम हो गया तो इडीमा हो जाएगा। फिर प्लाज्मा प्रोटीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.022 to 1.026 और ये बफर की तरह भी काम करते हैं। और हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा अच्छा बफर है, ये भी बफर है जिसकी बफरिंग कैपेसिटी है 1/6, हीमोग्लोबिन से कम होगी। ठीक है, तो ये हो गई प्लाज्मा प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़। इसके बाद आ रहा है ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। बनते कहाँ से? जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में, अगर बच्चे का जन्म नहीं हुआ उससे पहले, तो ये बनेंगे मेसेनकाइमल सेल्स में से। और एडल्ट है तो एडल्ट में जो एल्ब्यूमिन है वो हमारे रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स बनाएंगे जो लीवर में होते हैं, और बाकी सब जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो स्प्लीन, बोन मैरो और दूसरी टिश्यूज़ के सेल्स बनाते हैं। गामा ग्लोबुलिन हमारे बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। हाँ, अब डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो सबसे पहला जो प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन है वो है रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमारे ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करता है। तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये दो सॉल्यूशंस है जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट्स ज़्यादा है इस साइड पे और यहाँ पे कम है। तो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इसकी मूवमेंट कहाँ होगी? लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट होगी, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। और ये जो सॉल्यूट्स होते हैं ना, सॉल्यूट पार्टिकल ये वाले, ये ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करेंगे। और ये सॉल्यूट्स जो प्रेशर क्रिएट करते हैं इसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारे जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ना, ये ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करते हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन क्रिएट कर रहे हैं। और ये प्लाज्मा प्रोटीन जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं इसे कहते हैं कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। प्लाज्मा प्रोटीन को कॉलॉइड भी कहते हैं, कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन से जो क्रिएट होता है वो है अराउंड 25 to 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है मॉलिक्यूलर साइज और शेप से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है तो ज़्यादा प्रेशर होगा। मतलब एल्ब्यूमिन के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि छोटे छोटे हैं पर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो ये कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर मेनली 80% हमारा किससे आएगा? एल्ब्यूमिन की वजह से। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कम है पर नंबर ज़्यादा है, और 20% होगा हमारा ग्लोबुलिन की वजह से। सबसे पहला हमारे प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन हो गया रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अभी बात करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर का इंपॉर्टेंस क्या है। ये जैसे हमारा एक कैपिलरी है, ठीक है, तो कैपिलरी में एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो फ्लूइड को बाहर की तरफ धक्का मारता है, और कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्रिवेंट कर रहा है ऑस्मोसिस, तो ये इस साइड पर। तो ये जो नेट फिल्ट्रेशन होता है ना, इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कॉलॉइड ऑस्मोटिक, इन दोनों का डिफरेंस। अगर सपोज कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा? ये फ्लूइड सब बाहर चला जाएगा, और बाहर जाके कहाँ जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो ये क्रिएट कर रहा है ईडीमा। ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, हाँ, अगर जैसे हमने बताया अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करें तो जैसे प्रोटीन कम हो गए किसी में, जैसे बताते थे क्वाशियरकॉर्क का बच्चा होता है ना, तो उसको ईडिमा होता है, तो प्रोटीन कम हो गए। प्रोटीन कम हो गए तो क्या होगा? ये कॉलॉइड्स कम हो जाएंगे क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन के बने, तो ये फ्लूइड सब बाहर चला जाएगा क्योंकि ये कॉलॉइड्स है ना, वो फ्लूइड को बाहर नहीं जाने देते, तो ये पूरा फ्लूइड बाहर चला गया तो यहाँ पे ईडिमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया पहला कि कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा है हमारे जो ब्लड की विस्कोसिटी है उसके लिए भी प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर इसमें है ना प्रोटीन बड़े वाले हो ना तो वो ज़्यादा अच्छा है, तो डिपेंडिंग ऑन द साइज, इसलिए ये फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन का काम होता है। ठीक है,
तीसरा फंक्शन है प्लाज्मा प्रोटीन का, ये हमारे ब्लड के कोएगुलेशन में, वो हमारा आएगा फाइब्रिनोजन जो ब्लड को कोएगुलेट करता है। तो पहला फंक्शन हो गया कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा हो गया विस्कोसिटी, तीसरा है ब्लड कोएगुलेशन, ठीक है, रोल इन द ब्लड के कोएगुलेशन। चौथा फंक्शन हो गया डिफेंस में। डिफेंस में हमारे गामा ग्लोबुलिन जो हमारे एंटीबॉडीज़ है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन IgG, IgA, IgD, IgE, है ना, तो ये डिफेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर एसिड बेस बैलेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ना, उनकी बफरिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि ये एम्फोटेरिक नेचर होता है। एम्फोटेरिक मतलब अगर उसको एसिडिक पीएच में डालोगे तो एसिडिक पीएच में ये क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाया हुआ है एसिडिक पीएच, यहाँ पे एसिडिक पीएच होगी तो ये H+ ले लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और अल्कलाइन होगी तो वो H+ को रिलीज़ करेंगे, जहाँ ज़रूरत है तो अल्कलिनिटी में रिलीज़ करेंगे, और न्यूट्रल पीएच में वो कुछ नहीं करेंगे। H और OH दोनों रहेगा इसमें, H और OH दोनों, ठीक है। तो ये उसका फंक्शन हो गया रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 5 फंक्शन तक पहुँच गए। कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, रोल इन द विस्कोसिटी, ब्लड कोएगुलेशन, डिफेंस फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। फिर छठा फंक्शन है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो हमारे RBCs होते हैं ना, उसके सेडिमेंट करने के लिए भी प्लाज्मा प्रोटीन चाहिए। जैसे हम ऐसे वेस्टर्ग्रेन पिपेट में रखते हैं तो RBC सेटल डाउन हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए भी ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन चाहिए। फिर सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ RBC, मतलब जब भी हमारा जो ब्लड है ना, वो ब्लड वेसल में जैसे पास हो रहा है तो क्या होगा, ब्लड वो स्टेबल रहेगा, ऐसा नहीं है कि सेल्स इधर उधर चले गए, तो ये सस्पेंशन स्टेबिलिटी। रोले फॉर्मेशन नहीं होगा, रोले फॉर्मेशन मतलब RBCs एक के ऊपर एक पाइलिंग हो जाएंगे, ऐसा कब होगा, जब हमारा सेल वेस्टर्ग्रेन पिपेट के अंदर है तब, ठीक है। तो ये हो गया रोल इन द सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ RBC, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे सब्सटेंसेस जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अमाइनो एसिड प्लाज्मा प्रोटीन का जो इसके साथ बाइंड होगा। थायरोक्सिन के लिए थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, वो भी प्लाज्मा प्रोटीन है। कॉर्टिसोल के लिए ट्रांसकॉर्टिन है। विटामिन है वो भी HDL, LDL लाइपोप्रोटीन्स है, ठीक है, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन B12 के लिए है ट्रांसकोबालामीन। बिलिरुबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के साथ बाइंड होकर। ड्रग्स भी एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होती है। कैल्शियम भी हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। कॉपर, इसका बाइंडिंग प्रोटीन है सेरुलोप्लाज्मिन। हीमोग्लोबिन है, उसका बाइंडिंग प्रोटीन है हेप्टोग्लोबिन। और आयरन है, उसका बाइंडिंग प्रोटीन है ट्रांसफेरिन। तो ये सब का ट्रांसफ़र करने के लिए भी हमें प्लाज्मा प्रोटीन चाहिए। 9th फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ ट्रेफॉन सब्सटेंसेस, जिसे कोरल सब्सटेंसेस भी कहते हैं, जो हमारे न्यूट्रिशन के लिए, और ये सब्सटेंसेस हमारे ल्यूकोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। 10वां फंक्शन है रिजर्व प्रोटीन की तरह, क्योंकि अगर कभी फास्टिंग किया है, अगर कुछ खाया नहीं है तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो रिजर्व रहते हैं, कि जब बॉडी में कैटाबॉलिज्म भी बढ़ जाती है तो ये वाले प्रोटीन सबसे पहले टूटते हैं, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो फाइब्रिन थ्रेड बनता है ना, उसका लाइसिस करने के लिए, फाइब्रिनोजन तो होता ही है पर उसका लाइसिस, फिब्रिन थ्रेड का लाइसिस करने के लिए फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम होती है, ये भी प्लाज्मा प्रोटीन से बनी होती है। तो ये हमारे हो गए 11 फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। नंबर 1, रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा है विस्कोसिटी। थर्ड है ब्लड कोएगुलेशन। 4th फंक्शन है डिफेंस। 5 एसिड बेस बैलेंस। 6 है ESR रेगुलेशन। 7 सस्पेंशन स्टेबिलिटी। 8 ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। 9 फंक्शन है ट्रेफॉन सब्सटेंसेस फॉर्मेशन रिजर्व प्रोटीन की तरह एंड फाइब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया था, विपेल करके साइंटिस्ट है, इसने क्या किया था, एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसका प्लाज्मा निकाला और उसके बाद उसे सेल्स सस्पेंशन वापस उसको फ्लूइड बॉडी में डाल दिया, तो प्लाज्मा प्रोटीन को रिमूव किया और उसके बाद देखा कि उसको अगर अच्छी डाइट देते हैं तो प्लाज्मा प्रोटीन फिर से सिंथेसाइज हो रहे हैं, फिर उसको अच्छी डाइट नहीं दी तो प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हुई, ठीक है। तो ये उसने एक्सपेरिमेंट किया था। अभी आज के टाइम में इसका क्या यूज़ है कि कभी कभी जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है ना, जिसमें ऑटो एंटीबॉडी बनते हैं, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में ये प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं, जिससे कि प्लाज्मा निकल जाए तो इसके साथ
जो ऑटो एंटीबॉडी बने होते हैं ना वो भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो और दूसरा यूज़ क्या है, हमें इससे पता चलेगा कि प्लाज्मा प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। अगर प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होते तो पर्सन विल डाई, ठीक है। और लीवर निकालने के बाद भी प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बनते। तो इसका दूसरा उसका एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट है वो बताता है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन हमारे लीवर में सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है। फाइंडिंग क्या किया था इसने, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया उसने पूरा ब्लड निकाल दिया, फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट को लेकर के नॉर्मल सलाइन में वापस डाला, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, पहले जब निकाल दिया तो प्लाज्मा प्रोटीन एकदम से कम हो गए। इसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली जो रिजर्व था उसमें से प्रोटीन्स बाहर आने लगे और धीरे धीरे 7 दिन के अंदर नए प्रोटीन्स बन गए, क्योंकि उसे नॉर्मल डाइट दी थी, ठीक है, ओके। पर अगर उसको अच्छे से डाइट नहीं दी होती या कोई इन्फेक्शन हुआ होता तो ये प्लाज्मा प्रोटीन बनता नहीं था, ठीक है। और जब प्लाज्मा प्रोटीन कंसनट्रेशन 4 ग्राम से भी कम हो जाता है तो ये बताता है कि ये एग्जॉस्ट हो गया है इसके रिजर्व। और जब ये कंसनट्रेशन 2 ग्राम, नॉर्मल हमारा कितना था 6.4 टू 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर, तो ये 2 ग्राम से भी कम है तो ये जो एनिमल है या पेशेंट है उसकी डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ शॉक। तो ये बताता है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है या लीवर निकाल दो तो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बन रहे, ठीक है। और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जैसे मैंने बताया कि ब्लड प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑटो इम्यून डिजीज़ में करते हैं, ठीक है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा है, गुलियन बैरी सिंड्रोम है, लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम है, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज़ में प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं जो कि क्लिनिकली यूज़फुल है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक प्लाज्मा प्रोटीन कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।